हेलो दोस्तों, आपका दोस्त इंदर एक बार फिर आपके सामने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपसे कुछ बातें करने के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स के बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं, और अब उनके बारे में हम थोड़ा एक एक करके थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि वीडियो को हम उतना डिटेल नहीं करेंगे कि आपको बोरिंग महसूस हो, बट इतना कोशिश जरूर करेंगे कि आपको कुछ मुख्य तथ्यों पर, मुख्य बिंदुओं पर अवगत कराया जाए, ताकि जो आने वाला समय है उसमें आप अवेयर भी रहें और आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी रहें। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी वनडे एग्जाम की हो और चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज की हो, तो पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ से इजीली आप समझ भी पाएंगे और उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। उसके लिए आपको कहीं अन्यथा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, एक बात और, वो ये कि हम और आप दोनों मानव जीवन में एक चीजें जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि हमारी और आपकी एक मूल प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति है निर्णय करने की, कि हम किसी भी चीज के बारे में निर्णय जरूर करते हैं कि ये चीज अच्छा है और ये चीज बुरा है। और शायद ये ऐसा मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा जीवन बनता और संवरता है, लेकिन यही वो प्रक्रिया है जिसके कारण हमारा जीवन बिगड़ता भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में निर्णय कर रहे होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, तो हमें अगर पूरी बात उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में अच्छे से पता है तब हम सही निर्णय पर पहुंचेंगे। और अगर हमको किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में सही से नहीं पता है, फिर भी हम निर्णय करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी पूर्व धारणा के आधार पर कोई न कोई निर्णय प्रक्रिया के तहत हम कोई न कोई निर्णय ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम जो निर्णय लेंगे वो तथ्यगत निर्णय नहीं होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं होगा। और अगर आप अपने जीवन में तथ्यगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसमें अपनी धारणाओं को शामिल करके अगर निर्णय ले रहे हैं, तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी बन सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यवस्था के बारे में दोस्तों कभी भी निर्णय लेने से पहले आप उसके विषय में पूरी तरीके से आश्वस्त हो लें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्षमता का अधिकार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आप लोगों से बताया था कि हमें संवैधानिक व्यवस्था के तहत 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रावधान में दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहला अधिकार जो है वो क्षमता का अधिकार है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे राइट टू इक्वलिटी। दोस्तों, हम आपसे बताना चाहेंगे कि ये जो पहली बात जो क्षमता है दोस्तों, इसको हम हिंदी में समानता, और एक सरल शब्द है समानता, और अंग्रेजी में इसको हम इक्वलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि हमारा जो राज्य है वो हमारे साथ, सभी नागरिकों के साथ एक समानता का व्यवहार करेगा। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये बातें एक एक करके अनुच्छेद के माध्यम से समझा जाता है कि इन अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, जैसे अनुच्छेद 14 है, इसमें यह कहा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो भी नियम बनाए गए हैं, उस कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। सभी व्यक्ति समान कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का जो धर्म है या वंश है या जाति है, धर्म, वंश, जाति, उसके बाद में लिंग और जन्म स्थान। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी वंश का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है,
और वो किसी भी लिंग का व्यक्ति हो सकता है और उसका जन्म स्थान भारत में कहीं भी हो सकता है। इन आधार पे हमारा जो संविधान है वो ये व्यवस्था करता है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे। ये बात आर्टिकल 14 में कही गई है। यानी कि हमारे देश में जो कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जब आप कानूनी प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो आईपीसी हमारे यहाँ का सबसे प्रचलित जो कोड संहिता है, इंडियन पैनल कोड, तो उसमें मान लीजिए कि कोई जो सेक्शन है, अगर कोई धारा है, जैसे कि धारा मान लीजिए 302 जो कि बहुत प्रचलित है, तो मर्डर करने का जो धारा है इसमें जो भी सजा का प्रावधान होगा और जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, चाहे कोई आम आदमी हो और चाहे कोई डीएम सीएम पीएम कोई भी हो, सबके साथ जो है जो समानता का व्यवहार है वो आर्टिकल 14 में ये बात हमको बताई गई है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में भी आपको कुछ विशेष बातों की समानता दी गई है, जिसमें आप अनुच्छेद 14 में एक बात और बताई गई है जो कि अपवाद स्वरूप आप समझ लीजिए कि कुछ लोगों को जो है विशेष छूट मिली हुई है। और ये विशेष छूट किनको मिली हुई है? जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हैं, और हमारे देश में जो विदेश के जो एम्बेसडर होते हैं, जो राजनयिक होते हैं, इन कुछ लोगों को जो है संविधान ने विशेष प्रावधानों के तहत कुछ छूट दी गई है, जिनको थोड़ा सा विशेष अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं सबको कानून के सामने एकदम समान रूप से समझा जाएगा और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है कि राज्य जो है वो धर्म, वंश, लिंग, धर्म, वंश, लिंग और जाति या जन्म स्थान या रहने का स्थान या निवास स्थान, इन आधारों पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। खास करके राज्य जो इंस्टीट्यूट चलाता है, शिक्षा के संस्थान चलाते हैं या कोई और सुविधा, विशेष सुविधा जो प्रोवाइड कराते हैं, उसमें कोई भेदभाव राज्य इन आधारों पे नहीं करेगा। यानी कि जो किसी का धर्म क्या है, किसी की जाति क्या है, किसी का वंश क्या है, किसी का जन्म कहाँ पर हुआ है, या किसी का लिंग क्या है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस आधार पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका एक मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्थान है, जैसे कोई कुआं है, तो दोस्तों जो हमारा पास्ट लाइफ था इंडिया का, तो वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस जाति और धर्म के आधार पर लगाए गए थे, जो कि आधुनिक भारत में अब वो संभव नहीं है। संविधान के माध्यम से वो सारी बातें खत्म कर दी गई हैं। अब अगर कोई सार्वजनिक स्थल का कुआं है तो वहां पे किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान या रहने का स्थान, इन आधारों पे उसके साथ हमारा संविधान या हमारी कानूनी प्रक्रिया कोई विभेद नहीं करेगी। सबको वहां पे आने जाने का बिना किसी भेदभाव के पूरा अधिकार होगा। इसी प्रकार से कोई भी शिक्षा व्यवस्था है या सरकारी कोई भी व्यवस्था है, कोई भी सुविधा है, कोई भी लाभ है, वहां पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात हमारा अनुच्छेद 15 हमको बताता है। अनुच्छेद 15 में ही एक व्यवस्था की गई है दोस्तों, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जानते हैं या अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शन और डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सकारात्मक कार्य या सकारात्मक विभेद। ये कार्य जो है खास करके महिलाओं और बच्चों के हित के लिए राज्य जो है वो कोई नियम या व्यवस्था अगर बनाना चाहे तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत वो उनको स्पेशल प्रावधानों के तहत विशेष सुविधाएं दे सकता है, और इसे जो है समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसे एक सकारात्मक
विभेद माना जाएगा, जो कि संविधान में प्रावधान किया गया है। यानी कि हमारे देश में क्या था कि महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं पहले नहीं मिली हुई थी, जिससे उनका विकास बहुत अवरुद्ध हुआ और बहुत पीछे रह गई। या बच्चे हैं, उनको स्पेशल केयर के तहत अगर उनको कुछ विशेष सुविधा देनी है, तो हमारा चूंकि हम एक वेलफेयर स्टेट, इसलिए उनके सकारात्मक विकास के लिए अगर स्टेट को कोई भी विशेष प्रावधान करना पड़ा तो स्टेट कर सकता है। इसके अलावा एक काम और कर सकता है स्टेट, यानी कि हमारा राज्य, वो ये है कि अगर कोई ओबीसी है या एससी है या एसटी है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यानी कि समाज के वंचित तबके के लोग जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, अगर उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देना पड़े, प्रवेश में या उनकी पढ़ाई में फीस में छूट देना हो या कोई और विशेष प्रावधान करना हो, तो स्टेट आर्टिकल 15 के अंतर्गत ये छूट उनको देता है। यानी कि जो हमें एडमिशन में जो रिजर्वेशन मिलता है, कहीं किसी आईआईटी, आईआईएम या एमबीबीएस की सीटों में जो ओबीसी का कोटा निर्धारित किया जाता है, या एससी या एसटी कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, वो आर्टिकल 15 के तहत ही दिया जाता है। उनको शिक्षण संस्थाओं में एक विशेष प्रावधान दिया जाता है, ताकि उनका भी बराबर विकास हो सके और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, यानी कि सकारात्मक विकास, समावेशी विकास, यानी कि जो लोग पीछे छूट चुके हैं उनका हैंड होल्डिंग करके रिजर्वेशन के माध्यम से उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि वो भी मुख्य धारा में जुड़ के समाज के योगदान में अपना योगदान दे सकें, समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा अनुच्छेद 16 है, इसमें कहा गया है कि जो सरकारी नौकरी है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सार्वजनिक नियोजन। मतलब जितना भी सरकारी नौकरी या सार्वजनिक नियोजन के अंतर्गत जो भी व्यवस्था बनाई गई है, वहां पे जो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, ये जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से समझा जाएगा। लेकिन वही कंडीशन जो 15 में थी वही यहां भी लागू होगी कि अगर कोई ओबीसी कम्युनिटी का है, एससी कम्युनिटी का है या एसटी कम्युनिटी का है, तो उसको रिजर्वेशन देने के लिए एक विशेष प्रावधान आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही बनाया गया है। अभी जो हमारे देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था है, वो ओबीसी को 27% दी जा रही है, एससी को 15% दी जा रही है और एसटी को 7.5% दी जा रही है। और अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन लाके जो फॉरवर्ड कम्युनिटी है, उनके लिए भी 10% आरक्षण का नियम लागू किया गया है। तो ये जो प्रावधान दोस्तों किए गए हैं, वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत ही किए गए हैं, और इसको हम अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी कि सकारात्मक विभेद। वैसे कोई विभेद समानता के आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो समाज में वंचित तबके हैं, पिछड़े तबके लोग हैं, उनको समाज में समान धारा में लाने के लिए जो ये व्यवस्था सकारात्मक विभेद की बनाई गई है, उसको हम अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही प्रावधान बनाया गया है, जिसके तहत सरकारी जो नियोजन है उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 17 कहता है कि जो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी जो हमारे देश में, जो कि एक बहुत ही घृणित व्यवस्था थी, उसको संविधान ने अनुच्छेद 17 के माध्यम से खत्म किया है। यानी कि आप अस्पृश्यता का व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ऐसा करना कानूनी जुर्म है। अगर आप किसी को उसकी जाति सूचक शब्द से आप संबोधित करते हैं या किसी के साथ कोई विभेद का व्यवहार करते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार की नकारात्मक भाषा का उपयोग करते हैं, तो अनुच्छेद 17 का जो है आप उल्लंघन कर रहे हैं और आप सजा के पात्र होंगे। इसी अनुच्छेद का उपयोग करके हमारे पार्लियामेंट ने SC/ST एक्ट 1989 पारित किया है।
ताकि समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, जिनके साथ हमारे प्राचीन भारत में बहुत तरीके की जो उनके अंदर एक तरीके से अयोग्यताएं लाद दी गई थी, किसी तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आधुनिक भारत में संविधान लागू होने के बाद उनके साथ कोई अनटचेबिलिटी का व्यवहार कोई न कर पाए, ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 17 में बताई गई है। और इसी के तहत SC/ST एक्ट पारित किया गया 1989 में। दोस्तों इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें आता है अनुच्छेद 18 और इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18 में यह बात बताई गई है कि किसी को कोई विशेष टाइटल नहीं दिया जाएगा। जैसे क्या होता था कि आजादी के पहले हमारे देश में सर, राय बहादुर और इस प्रकार के तमाम उपाधियों से लोगों को नवाजा जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा। लेकिन आजादी के बाद क्या है? सबको समता का अधिकार है, यानी हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो समान है। इसलिए किसी के सामने किसी प्रकार की कोई उपाधि वगैरह हम नहीं देंगे या उसके सामने कोई उपाधि हम नहीं जोड़ेंगे, और इस प्रकार की सारी प्रकार की उपाधियों का अंत किया जाएगा। ये बात अनुच्छेद 18 में कही गई है। तो दोस्तों देखिए 14, 15, 16, 17, 18 यानी इन अनुच्छेद के माध्यम से समाज में सबको समान बनाया गया है। अगर कहीं पे कोई रिजर्वेशन या विभेद की व्यवस्था की गई है तो उसका आधार किसी की जाति, किसी का धर्म, लिंग, जन्म स्थान ये नहीं है। उसका जो आधार है वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, क्योंकि वो लोग समाज में इतना दबे कुचले थे कि उनको आगे लाने के लिए ही ये प्रावधान, सकारात्मक प्रावधान के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों हम बताएं आपको कि कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वहां से आपको क्षमता का अधिकार और किस अनुच्छेद में दिया गया है ये बात आपको डायरेक्ट पूछ ली जाती है। इसमें से हर एक अनुच्छेद को अलग अलग करके एक एक प्रश्न बनाया जाता है ताकि आप उसको जो है परीक्षा का उत्तर देके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसके अलावा दोस्तों जो राइट टू इक्वलिटी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके बारे में और गहन अध्ययन करें और इसमें जो है आप अपनी दिलचस्पी दिखाएं ताकि आप संविधान के इतने महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों इसमें जो उपाधियों की बात है, जैसे हमारे देश में क्या है कि पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं या सेना का कोई मेडल दिया जाता है या शिक्षा से संबंधित कोई जो पुरस्कार दिया जाता है, इनको जो है उपाधि के अंतर्गत नहीं माना जाता है। इनको दिया जा सकता है, सेना का कोई मेडल दिया जा सकता है, शिक्षा के लिए कोई अगर हमारे यहाँ पे पुरस्कार है जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इस तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं। सेना में परमवीर चक्र, वीर चक्र, इस तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं। और पद्म पुरस्कारों में जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। लेकिन ये कोई टाइटल नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके का सम्मान दिया जाता है उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। दोस्तों इसमें क्या है कि जो उपाधि जैसे कि पद्म विभूषण, मान लीजिए कि किसी को भारत रत्न दिया गया है तो वो अपने नाम के साथ में इसका उपयोग नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता है कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में वो इसका उपयोग अपने नाम के साथ में नहीं कर सकता। इसकी सख्त मनाही की गई है। हालांकि ये पुरस्कार सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार हो गया, सेना का पुरस्कार मेडल हो गया, शिक्षा का पुरस्कार हो गया। बाकी जो पुरानी उपाधियां थी जैसे नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, राजा की उपाधि दी, इस तरीके की उपाधियां दोस्तों आजादी के पहले हमारे देश में दी जाती थी। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा संविधान बनके देश में लागू हो गया तो इस तरीके की उपाधियों का अंत कर दिया गया। और वो अंत किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 18 के तहत। तो दोस्तों आपको मैंने समता का अधिकार पढ़ाया। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को सरल और सहज शब्दों में एक सारगर्भित ज्ञान बताया जाए ताकि आप इससे लाभान्वित हो सके। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में इसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक जरूर करिए, इसको शेयर करिए, और अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें अप्रिशिएट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।